राजू को लगता था कि उसकी मुर्गी चंपा केवल दैनिक अंडों और आय का एक जरिया थी, लेकिन जब वो जमीन से खून से सना हुआ एक रहस्यमयी चाबी निकालती है और इंसानी आंखों से उसे घूरने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि वो उसका मालिक नहीं बल्कि उसका कैदी है। अपने पिता द्वारा छोड़े गए एक भयानक कर्ज को चुकाने के लिए राजू को सूरज उगने से पहले मायावी कुआं की गहराइयों में छिपे सायों का सामना करना होगा, वरना उसके दरवाजे पर खड़े अंधेरे उसकी आत्मा को हमेशा के लिए छीन लेंगे। राजू एक इज्जतदार और गांव के एक सम्मानित किसान रघु प्रताप सिंह का बेटा था। उनके बाद राजू ही घर की जिम्मेदारी देखता था। राजू के घर में एक छोटा सा आंगन था। आंगन की जमीन कच्ची थी। एक कोने में मिट्टी का घड़ा धूल फाक रहा था और पास ही लकड़ी का छोटा सा दरवाजा था जो बाहर खेत की तरफ खुलता था। सुबह की हल्की धूप आंगन में तिरछी पड़ रही थी। राजू हाथ में दाने का कटोरा लिए खड़ा था और अपनी मुर्गी चंपा को आवाज लगा रहा था। चंपा, ओ चंपा, इधर आ, दाने गिर रहे हैं। आज जल्दी खाना समझी, सुबह ही बाजार निकलना है। अरे तू आती क्यों नहीं? रोज सबसे पहले तू ही दौड़ के आती है। चल चल देख, मैं यहीं बिखेरता हूं। बस आज अंडे ज्यादा चाहिए, वरना बाजार में नुकसान हो जाएगा। पिछले कई दिनों से कम निकल रहे हैं। पिताजी बोलेंगे, राजू हिसाब कहां है? तू समझती है ना चंपा, अपना घर है, अपनी रोजी है। आज एक भी बहाना नहीं। ओए, तू उधर चुप क्यों बैठी है? आंखें ऐसी क्यों चमक रही हैं, जैसे तू मुझे देख के कुछ सोच रही हो? आंगन के दूसरे कोने में चंपा खड़ी है। उसके पर साफ हैं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी है, सुबह की धूप से ज्यादा तेज। राजू धीरे धीरे उसके करीब जाता है। चंपा, ठीक है ना तू? कल रात को बिल्ली आई थी क्या? डर तो नहीं गई तू? देख, मैं हाथ भी धीरे रख रहा हूं, तू घबरा मत। बस दाने खा ले, फिर मैं टोकरी लेके निकल जाऊंगा। आज बाजार में रामदीन चाचा से मिलना है, उनको वादा किया है। वो बोलते हैं, राजू अंडे साफ सुथरे लाना, रेट अच्छा दूंगा। इसलिए आज ज्यादा अंडे। हाँ हाँ कुक्कुलू, पर तू मुर्गी है, ये आवाज ऐसी तीखी क्यों और इतनी लंबी? अरे बाप रे, ये तो नॉर्मल नहीं है। तू मुझे समझा रही है क्या? राजू का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो एक कदम पीछे हटता है। आंगन में खामोशी और गहरी हो जाती है। आसमान हल्के काले बादलों से घिर सा जाता है। ये सारी बातें संकेत देती हैं कि आज कुछ तो अलग है। अचानक चंपा दाने पर चोंच मारने के बजाय सीधा राजू के पैर के पास मिट्टी को कुरेदने लगती है। वो अपनी तीखी चोंच से मिट्टी में दबी एक छोटी सी चमकदार चीज को ठोक कर बाहर निकालती है। धीरे से। ये क्या है चंपा? राजू झुककर उस चीज को उठाता है। वो एक पुरानी जंग लगी छोटी चाबी होती है जो शायद बरसों से मिट्टी में दबी थी। जैसे ही रोशनी चाबी पर पड़ती है, राजू की निगाह उस पर लगे लाल सूखे दाग पर जाती है जो बिल्कुल खून जैसे लग रहे हैं। खून? पर ये चाबी यहाँ कैसे? चंपा बिना कोई आवाज किए राजू की तरफ घूरती है, फिर मुड़कर आंगन के कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक की तरफ धीरे धीरे चल देती है, जैसे रास्ता दिखा रही हो। राजू की धड़कन तेज हो जाती है। वो डर के मारे चाबी को अपनी मुट्ठी में जोर से बंद करता है और कांपते कदमों से उस पुराने संदूक की तरफ बढ़ने लगता है। राजू की सांसें तेज चल रही थीं। उसने कपकपाते हाथ से संदूक के जंग लगे ताले में चाबी लगाई। ये है क्या? देखूं तो जरा।
अभी उसने चाबी घुमाई ही थी कि थप थप थप, संदूक के अंदर से किसी ने लकड़ी को पीटा। राजू उछलकर पीछे गिरा। उसी पल चंपा ने अपने पर फैलाए और संदूक के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। चंपा, हट पीछे, देखने दे मुझे। राजू ने हिम्मत जुटाई और दोबारा आगे बढ़ा। उसका हाथ अब भी कांप रहा था, पर देखना भी तो जरूरी था। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, क्लिक, ताला खुलते ही संदूक का ढक्कन खुद ब खुद 2 इंच ऊपर उठ गया। कमरे का तापमान एकदम गिर गया और अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका निकला, जिसने राजू के चेहरे को सुन्न कर दिया। ये ठंड कैसी? अंदर तो सिर्फ अंधेरा है। राजू ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि ढक्कन पूरा खोल सके, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां लकड़ी को छूती, चंपा ने बिजली की रफ्तार से उसके हाथ पर जोर से चोंच मारी। क्या कर रही हो? चंपा ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक अजीब भयानक आवाज निकाली, जैसे वो कह रही हो, सावधान रहो। राजू झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसकी उंगली के किनारे पर एक गहरा चीरा लग गया है, जिससे सिंदूरी खून की बूंदें टपकने लगती हैं। ये क्या? चंपा एक पल के लिए रुकती है। उसकी काली आंखें राजू के बहते खून पर टिकती हैं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी चोंच संदूक के भारी ढक्कन के नीचे फंसाती है और उसे धकेलने लगती है। ठक ठक ठक। चंपा रुक, क्या कर रही है तू? ढक्कन की चरचराहट के साथ अंदर का दृश्य साफ होने लगता है। वहां काले कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बंडल रखा है, जो किसी अशुभ साए की तरह लग रहा है। राजू अपना खून से सना हाथ जल्दी से अपनी कमीज से पोंछता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ जाती है। वो दूसरे हाथ से ढक्कन को पूरा खोल देता है। इसके अंदर क्या हो सकता है? ये कागज। बंडल के ऊपर एक पुराना पीला पड़ चुका कागज रखा है। राजू उसे उठाता है। उसकी उंगलियों में थरथराहट है। जैसे ही वो उस पर लिखे शब्दों को पढ़ता है, उसकी सांसें सीने में ही अटक जाती हैं। लिखा था, ये किसने लिखा? कमरे की हवा अचानक बर्फीली हो जाती है। राजू धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है और चंपा की ओर देखता है। चंपा अब एक पक्षी नहीं लग रही थी। वो सीधा राजू की आंखों में झांक रही थी। उसकी नजरों में वही गहराई और ठंडी समझ थी जो सिर्फ इंसानों में होती है। तू कौन है चंपा? चारों ओर सन्नाटा और गहरा हो जाता है, जैसे दीवारें भी इस राज को सुनने के लिए सांस रोककर खड़ी हों। राजू बंडल को धीरे से उठाता है और उसका वजन महसूस करके घबरा जाता है, जैसे अंदर कुछ सख्त हो। चंपा उसके बिल्कुल पास खड़ी रहती है, पर इस बार वो आवाज नहीं निकालती। राजू कागज को दोबारा पढ़कर अपने जख्मी हाथ को देखता है और सोचता है कि ये चेतावनी किसने लिखी होगी। वो बंडल का कपड़ा थोड़ा सा खोलता है तो अंदर से एक छोटी सी लोहे की घंटी और उस पर बंधा लाल धागा नजर आता है। घंटी को देखते ही चंपा का सर झटके से ऊपर होता है। अचानक आंगन की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है, जैसे बादल सीधा घर के ऊपर आ गए हों। चंपा एकदम से जोर से पर फड़फड़ाती है और राजू के हाथ से घंटी को चोंच मारकर गिरा देती है। घंटी जमीन पर गिरते ही हल्की सी टिंग करती है और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है। राजू को अपने कान में सीटी सी सुनाई देती है और उसे लगता है कि हवा रुक गई है। वो घंटी को उठाना चाहता है, लेकिन चंपा उसके और घंटी के बीच आकर खड़ी हो जाती है। राजू अपना जख्मी हाथ बांधने के लिए कपड़ा लपेटता है और फिर लकड़ी की लाठी उठा लेता है ताकि हिम्मत बनी रहे। वो चंपा से कहता है, तो मुर्गी है या कुछ और? चंपा धीरे धीरे पीछे हटती है और संदूक के अंदर अपनी चोट से एक और चीज निकालती है, एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक आदमी, राजू जैसा चेहरा, और उसके कंधे पर बिल्कुल वही मुर्गी बैठी होती है और पीछे वही संदूक नजर आता है।
राजू की आंखें फैल जाती हैं और उसे अपने बाप की पुरानी बातें याद आती हैं, जो कहते थे कि कुछ चीजें घर में दबा कर रखनी चाहिए। राजू तस्वीर को पकड़कर घर के अंदर भागता है और लालटेन जलाकर रोशनी तेज करता है। चंपा उसके पीछे पीछे चलती है, बिल्कुल चुप। बस उसकी चोट से हल्की सी सांस की आवाज आती है। राजू तस्वीर को दीवार पर लटकी अपने बाप की फोटो के साथ मिलाता है। चेहरा मैच करता है, जैसे तस्वीर में वही हो। राजू का दिल जोर से धड़कता है और वो घंटी को याद करके कांप जाता है। बाहर से दरवाजे पर थक 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 की तेज दस्तक होती है और किसी की भारी आवाज आती है। वह घंटी हमें दे दो। राजू लालटेन को दरवाजे की तरफ ले जाता है और रोशनी की एक लकीर दरवाजे के नीचे से बाहर निकलती है। चंपा उसके पैरों के पास चिपक कर खड़ी होती है, जैसे उसे हिदायत दे रही हो कि दरवाजा ना खोले। राजू अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ता है और पूछता है, कौन हो तुम? बाहर से वही भारी आवाज कहती है, तुम्हारे बाप का पुराना कर्ज है राजू। राजू का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने बाप को कभी कर्ज का जिक्र करते नहीं सुना था। दरवाजे के छेद से राजू झांकता है तो बाहर 3 लोग काले कपड़ों में नजर आते हैं। उनके चेहरे पर धूल और आंखों में लालच है। उनके हाथ में एक पुराना झोला होता है, जैसे वे कोई चीज उठाकर ले जाने आए हों। चंपा अचानक राजू के हाथ से लालटेन की रोशनी पर चोंच मारकर उसे थोड़ा झुका देती है, जिससे रोशनी सीधे उन लोगों के पैरों पर पड़ती है। राजू देखता है कि उनके पैर सामान्य नहीं हैं। उनके पैर अजीब से हैं, जैसे खुर जैसे निशान हों और मिट्टी से भरे हुए हों। राजू की सांस रुक जाती है और वो पीछे हट जाता है। राजू घंटी को याद करता है और समझ जाता है कि ये लोग उसी के लिए आए हैं। वो संदूक से लाल धागे वाली घंटी उठाता है, लेकिन इस बार चंपा उसे रोकने के बजाय अपनी चोंच से धागे को राजू की कलाई पर लपेट देती है। राजू को कलाई पर ठंडी सी जलन महसूस होती है, जैसे कोई निशान बन रहा हो। बाहर वाले दरवाजा धक्का देने लगते हैं और उनकी तेज आवाज आती है, खोल राजू, देर मत कर। लकड़ी चर चर कर आवाज करती है। राजू लाठी से दरवाजे को अंदर से जमाता है और चंपा को देखता है। चंपा की आंखें और ज्यादा चमक रही होती हैं। राजू घंटी को जोर से बजाने ही वाला होता है कि चंपा अपनी चोंच से उसकी उंगली को हल्का सा काट कर सिग्नल देती है कि ये सही समय है, घंटी बजाओ। अब राजू घंटी बजाता है, टिंग, और पूरा घर एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा जाता है। दरवाजे के बाहर चीखने की आवाज आती है, जैसे किसी को आग लग गई हो, और फिर अचानक सन्नाटा। राजू दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही जमीन पर एक काला सा निशान और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा होता है। पत्थर पर वही लफ्ज खुदे होते हैं, आखिरी किश्त बाकी है, आज रात तक का समय है। राजू पत्थर का टुकड़ा उठाता है और उस पर लिखे लफ्जों को लालटेन की रोशनी में दोबारा पढ़ लेता है। चंपा दरवाजे के बाहर निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है, जैसे उसे पता हो कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। राजू अपनी कलाई पर बंधा लाल धागा देखता है। अब वो निशान की तरह त्वचा में धंस चुका होता है। और तभी राजू अपनी सूझबूझ दिखाते हुए सोचता है, ये सब तब से हो रहा है जब से उस संदूक को निकाला है, और आज रात खतरा है। क्यों ना इसे कहीं दूर छोड़ाऊं? ऐसे में एक ही जगह उसे सबसे सही लगती है, गांव का मायावी कुआं। वो संदूक, घंटी और तस्वीर को एक चादर में लपेटकर अपने साथ ले लेता है। फिर वो चंपा के पीछे पीछे गांव के पुराने कुएं की तरफ चल पड़ता है, जहां अंधेरा गहरा होता है। कुएं के पास हवा ठंडी और भारी होती है और लालटेन की लौ
बार बार कांपती है। राजू तेज कदमों से चलने लगता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसे याद आते हैं उस दरवाजे वाले पैर। वो डर सा जाता है। वो भगवान से कहता है, हे भगवान, क्या मुसीबत है। मैंने तो सबका भला ही किया है, फिर ये कैसी परीक्षा है। वो हिम्मत जुटा के पीछे देखता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस कुएं के पास जाने के लिए मुड़ता है, अचानक एक बूढ़ी दादी सामने आ जाती हैं। बेटा, कुछ परेशानियां तुम्हें जानबूझकर चुनती हैं ताकि तुम जैसे भले लोग उस तकलीफ और अनकही परेशानियों से मुक्ति दिला सकें। मगर बेटा, एक बात याद रखना, अब कोई भी तुम्हें बुलाए या रोके, लेकिन पीछे मुड़ना मत। इतना कहते ही वो एक तेज हवा के झोंके में गायब हो जाती हैं। राजू को इस बार डर नहीं लगा क्योंकि उसे सुरक्षित महसूस हुआ। दादी की बात सुनकर फिर वो आगे चलने लगता है। रास्ते में कई बार उसे बुलाने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ता रहा। चंपा कुएं की मुडेर पर चढ़कर नीचे झांकती है और फिर राजू की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, यहीं वो जगह है। राजू चादर खोलकर घंटी को हाथ में लेता है और पत्थर का टुकड़ा भी साथ पकड़ता है। उसे याद आता है कि बाप कहते थे, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता। राजू अपनी सांस संभालकर घंटी को कुएं के ऊपर ले जाता है। राजू अपनी सांस संभालकर राजू घंटी बजाता है, लेकिन इस बार रोशनी के साथ एक साया कुएं से ऊपर उठता है, जैसे धुआं इंसानी शक्ल ले रहा हो। साया भारी आवाज में कहता है, चंपा मेरी निगहबान है, तुम्हारे खानदान का वादा था। बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी को ये चंपा जैसी एक साथी सुनसान रास्ते पर साथी के तौर पर दी गई थी, मगर तुम्हारे पिताजी के बाद तुमने इसे सिर्फ एक कमाई का जरिया बना दिया है। इंसान इतना खुदगर्ज होता जा रहा है कि जिन पक्षियों को वो साथ रखते हैं उन्हीं से कमाई करने लगे हैं और बदले में उन्हें प्रताड़ित करते हैं। राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दीजिए श्रीमान, मैं तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता हूं चंपा का ख्याल रखने में। अगर और कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। चंपा अचानक अपने पर फैलाकर साए के बीच में आ जाती है और लाल धागा राजू की कलाई से खुलकर गिर जाता है। राजू समझ जाता है अब इस सब का अंत होने का समय आ गया है। राजू उस घंटी और पत्थर दोनों को साथ में कुएं में वापस फेंक देता है, वरना ये चीज कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। कब और छपाक की आवाज के साथ रोशनी बुझ जाती है। साया गायब सा हो जाता है, साथ ही चंपा में से भी एक साया सा उड़ जाता है। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर हवा हल्की हो जाती है और लालटेन की लौ सीधी जलने लगती है। चंपा की आंखों की अजीब चमक धीरे धीरे सामान्य हो जाती है और वो राजू के पास आकर नरम सी बुक बुक करती है, बिल्कुल एक आम मुर्गी की तरह। राजू अपनी कलाई देखता है, वो लाल निशान गायब हो चुका है और वो सुकून की सांस लेता है, ये समझकर कि उसके पिता का छुपा हुआ कर्ज आज रात चुका दिया गया है। वो चंपा को गोद में उठाता है और सुबह की पहली रोशनी के साथ घर की तरफ लौट जाता है, अब बिना किसी डर के। और उस दिन के बाद राजू चंपा यानी अपनी मुर्गी के साथ और भी लगाव और प्रेम से रहता है। अपने पिता की तरह वो भी उसका बहुत ख्याल रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।